हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत कुछ, बहुत चीज़ें कॉमन भी है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी रहते हैं, आइडियोलॉजिकल कह दें या फिर वैसे ही क्रिएट की गई चीज़ें ऐसी अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से एक दूसरे के करीब भी बहुत है लेकिन एक दूसरे से दूरियां भी बहुत हैं। इसके पीछे क्या वजूहत है? अभी इलेक्शन पाकिस्तान में हो चुका है, एक गवर्नमेंट बनी है, कमज़ोर गवर्नमेंट है गो कि, लेकिन मौजूद है। इलेक्शन के बाद आई है तो चलें, लोग कहते हैं कि चले लोग आ गए। इंडिया में इलेक्शन होने वाला है। ऐसे में अब बहुत दफ़ा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं कि माइंड में आता है यार ये चीज़ तो मतलब कब की हुई थी लेकिन इसके ऊपर रिपोर्ट अब आई। वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदर 3 सालों से कुछ जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो आउटफिट्स थे इल्लीगल, और कश्मीर जिहाद में शामिल थे वो लोग। और उसके बाद जब कश्मीर जिहाद का मुद्दा मुक गया, तो उसके बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर काम शुरू कर दिया। खैर एनीवे, एक लंबी स्टोरी है, एक लंबी दास्तान है। बात करते रहते हैं और करते भी रहेंगे हम उसके ऊपर। लेकिन जैसे-जैसे वो लोग मरना शुरू हुए, तो सवालात उठे कि भई कर कौन रहा है? अभी उसी हवाले से गार्डियन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी की है और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये यूएई के ज़रिए और लोग भिजवाए गए इंडिया की तरफ से और ये सारी असैसिनेशन हुई। उन्होंने निजर के हवाले से भी बात की जो कनाडा में लास्ट ईयर उनकी असैसिनेशन हुई। क्या इस वक़्त क्योंकि इलेक्शन हो रहा है और मोदी साहब थर्ड टर्म के लिए बड़े मज़बूत कैंडिडेट के तौर पर मौजूद है, तो क्या उनके ऊपर प्रेशर लाना और क्या डोमेस्टिक उनको कोई लॉस उससे हो सकता है? यानी इंडियन लोग इसके ऊपर क्या कोई इम्पैक्ट उनके हो सकता है कि वो वोट मतलब उनको मोदी जी को देना था और किसी और को दे दें, या नहीं, बल्कि उनका वोट बैंक बढ़ेगा, लेकिन इंटरनेशनली उनको क्या नुकसान हो सकता है? और या उनका एक मज़ीद गेस्चर बढ़ेगा, कद काठ बढ़ेगा कि नहीं, हम छोड़ते नहीं हैं। अगर ये हकीकत है, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज़ हम न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, गार्डियन में बहुत देखते हैं, पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से, बांग्लादेश, चीन के हवाले से। इसकी हकीकत क्या है, इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए मैं जॉइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई और सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, आपको गुड इवनिंग, बखैर रागले। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। इज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स हम हमेशा देखते रहते हैं और हमारे जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज या एशिया की कंट्रीज इनके हवाले से तो बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से हम देखते रहते हैं, पॉवर्टी के हवाले से देखते रहते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स भी हम पढ़ते रहते हैं कि जी अब इंडिया, क्योंकि एक बात तो बड़ी क्लियर है और सबके सामने है कि इंडिया ने अपने आप को बड़ा मजबूत किया है। तो क्या ये उनके ऊपर प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है, या ये हो सकता है, बल्कि मैं दोनों एंगल्स को देख रहा हूं, आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप दोनों एंगल्स पे बात करें। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब को लोग ज्यादा वोट करेंगे, वो कहेंगे यार हमारा प्राइम मिनिस्टर बड़ा तगड़ा आदमी है कि वो चीज जो 20-25 सालों से नहीं हुई उन्होंने अभी जाके कर दिखाई। अगर वो नहीं करते तो क्या प्रेशर डालने का एक टैक्टिक्स है वेस्ट की तरफ से, या क्या चीज? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये न्यूज़पेपर जो है उसका नाम है गार्डियन, एंड जी। गार्डियन इज इन फेमस फॉर एंटी इंडिया पब्लिकेशन, ठीक है। ओके, राइट। तो अब इसको उसके ही नजर में देखा जाना चाहिए। मैंने ये न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है। इस न्यूज़ रिपोर्ट का लुब्बे लुबाब ये है, उसमें दो दो सोर्स हैं और उन दोनों सोर्स के दो दो सोर्स है, यानी कि इंडिया का एक सोर्स है, पाकिस्तान का सोर्स हो गया दो, और इंडिया में दो सोर्स है और पाकिस्तान में दो सोर्स है। जी उन बिल्कुल। दोनों स्पाइस यानी टोटल 4 स्पाइस से बातचीत किया गया। 2 स्पाइस इंडिया में थे और 2 स्पाइस यानी कि जासूस पाकिस्तान में थे। इंडिया वाले ने कहा कि हमने जो प्रेरणा ली है वो सुन लीजिए, हमने जो प्रेरणा ली वो सऊदी अरेबिया से ली और इजराइल से ली। ओके। सऊदी अरेबिया ने जमाल खशोगी को मारा, उसके बाद से जो एमबीएस के जो डिसिडेंट्स वॉइसेस थी उनको एक चिलिंग मैसेज चला गया कि एमबीएस इज रूथलेस, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो उसके बाद से उनके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत जो आवाजें निकल रही थी वो स्ट्रेट अवे बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा मोसाद से हमारे पास एक ऑफर आया। उन्होंने कहा कि यह हमने इसलिए किया क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद हमने ये देखा कि यार हम तो हमेशा ही अंदर ही डिफेंस करते रहेंगे, अब समय ये आ गया है कि ये जो फोर्सेस काम करती हैं ये सारी की सारी पाकिस्तान में है, तो एक ही तरीका है कि सोर्स पर जाओ, अंदर तुम डिफेंड करते करते परेशान हो जाओगे पर कोई आउटकम नहीं आएगा।
और उन्होंने फिर ये भी कहा कि इसको 3 तरीके के लोगों ने कैरी आउट किया। एक तो पुअर पाकिस्तानी, दूसरा उन्होंने कहा कि जिहादी, और तीसरा उन्होंने कहा कि लोकल पेटी क्रिमिनल्स को पैसे दिए गए। अच्छा, जिहादी जो पाकिस्तानी से उनको ये बताया गया कि ये जिनको तुम मारने जा रहे हो ये बेसिकली जो है इस्लाम के दुश्मन है, इसलिए इनको मार दो। तो they went and killed someone. ये as per the news report, I can read जी, out बिल्कुल, उसमें exactly. काफ़ी सारी चीज़ें हाँ, हैं। तो वो न्यूज़ रिपोर्ट में उनका यही कहना है कि भई वो उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया कि जिसको तुम मारने जा रहे हो, वो सारे के सारे एंटी इस्लामिक फोर्सेस है, इसलिए जो तुम करने जा रहे हो वो एकदम सही चीज़ है। और जो चीज़ हाइलाइट करी है गार्डियन ने वो ये कि जितने भी मारे गए उनको उन्होंने यूज़ किया है वर्ड टेररिस्ट या जिहादी, ये 2 वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि ये कोई जी, जो भी मारे गए वो कोई सज्जन पुरुष नहीं थे। वो इवन पाकिस्तान की भी क्रिमिनल जो लीगल बिल्कुल। सिस्टम है उसमें भी वो लोग एक तरीके से दे वर क्रिमिनल्स, सो कोई राइट, पाकिस्तान के शरीफ सज्जन लोग नहीं थे। ये तो बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ये ही। बात वो भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो अब देखिए, आई डोंट नो, इस ये टाइमिंग तो है क्रूशियल। गार्डियन में इस तरीके का पब्लिश होना, इज इट एंटी मोदी या प्रो मोदी, इसको कहा नहीं जा सकता कुछ भी। हो ओके, सकता है कि राहुल गांधी के सपोर्ट में लिखा गया हो, क्योंकि राहुल गांधी की जो अभी इलेक्शन कैंपेन है उसको एक जो मोदी से अलग फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहती हैं या अच्छे संबंध चाहती हैं, उनको वो करने के लिए कि देखिए ये मोदी की पॉलिसीज एंटी पाकिस्तान पॉलिसीज है, एंटी इस्लामिक पॉलिसीज हैं, इसलिए जी। आपको ये साथ देना। या ये भी हो सकता है कि भाई देखिए मोदी आपका हीरो है, घर में घुस के मार रहा है, अब हम नया हिंदुस्तान है। सो बोथ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे पढ़े, बट बोथ द रीडिंग्स आर पॉसिबल। ये डिपेंड करता है कि जो रीडर है उसकी आंखों पे कौन सा चश्मा लगा हुआ है। बट अच्छा, ये टारगेटेड किलिंग हुई है, इसको 2 पार्टीज लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं एज़ ए मतलब इंडियन वोटर आपसे पूछ लूँ कि वोट करना है आपने या आप जैसे और लोगों ने, अगर वो ये देखते हैं कि हाँ, इन लोगों की वजह से 20 या 30 साल कश्मीर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे और अब उनको, हालाँकि इस वक़्त जिसे कहते हैं कि शायद इनकी वो इम्पोर्टेंस नहीं थी जो आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी, इन लोगों के जितने भी थे। क्योंकि ज़्यादातर अंडरग्राउंड थे और कोई इतना कोई पावरफुल भी अब नहीं थे कि ये कुछ मतलब इन्फ्लुएंस कर सके कश्मीर में या अफ़गानिस्तान में या किसी और रीजन के अंदर। लेकिन एक चीज़ तो माइंड में आती है कि भई ये वाला ये वाली चीज़ जो हम कश्मीर में नहीं कर सके, हमने पाकिस्तान में कर दी। तो ये तो नरेंद्र मोदी साहब को फ़ायदा नहीं जाता इसका? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब को मुझे नहीं लगता कि देखिए नरेंद्र मोदी साहब की एक जो प्रो इंडिया पॉलिसी है कि वी विल प्रोटेक्ट इंडिया, मैं मिट्टी को झुकने नहीं दूँगा, ये तो जी, एक सच बात है। देखिए आप रावलपिंडी में रहते हैं, वहाँ पे बप्पा रावल के नाम पे वो शहर है ना रावलपिंडी, और बप्पा बिल्कुल। रावल जी की खास बात ये थी कि उन्होंने जो हिंदुस्तान पे यानी इंडिया पे उस समय जो फोर्सेज़ अटैक करती थी, उन्होंने तुर्की तक जाके हराया था। तो 400 साल तक इंडिया पे फिर अटैक ही नहीं हुए। तो एक इंडियंस में ये फीलिंग रही है कि ये हमारी मातृभूमि है। इंडियंस जो है वो मातृभूमि को लेके या उनकी आइडेंटिटी यही है। आप हमें भारतीय कहते हो, हम आपसे कभी नहीं आके कहेंगे यार हमें हिंदू कहो या हमें कृष्ण भक्त कहो या शिव बिल्कुल भक्त सही कहो, कह ये रहे हैं। उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि आप अल्लाह को मान रहे हो, जीसस को मान रहे हो, किसको मान रहे हो। आप इंडियन बिल्कुल, हो तो आप सबको मानो। यू आर इंडियन, दैट्स इट, हमारे लिए मैटर करता है। इस बिल्कुल सही। मिट्टी के बच्चे हो, दैट्स इट, दैट्स व्हाट काउंट। तो पिछले 600-700 साल से इंडियंस हैव बीन टायर्ड ऑफ बीइंग अटैक्ड इंसेसेंटली। अब वो क्या क्यों हुआ इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। जी, तो अब पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान के बानिए थे यानी कि अलामा इकबाल, अब अलामा इकबाल साहब का एक शेर है, मैं कहीं कल बात कर रहा था तो मुझे सुनाया सर ने। तो वो ये था कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका, सबसे वतन है जो पैरहन इसका है, वो मजहब का कफन है। यानी हुँ, कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, पैरहन है जो इसका, वो मजहब का कफन है। यानी कि जो वतन के नाम के खुदा, ताजा खुदाओं में, पहली बात तो अलामा की अंडरस्टैंडिंग एकदम ही गलत थी। ताजा खुदा तो ये लेके आए ना भाई, ताजा खुदा इब्राहिम लेके आए, उसके पहले लोग मूर्ति पूजा करते और अपने अपने धरतियों की ही पूजा करते थे लोग। तो ताजा खुदा आप लेकर के आए, उसके पहले सारी दुनिया अपनी धरती में अपने अपने जगह पे खुश थी, कोई किसी को वो नहीं करता था। अब
ये अंडरस्टैंडिंग अगर मजहब की है कि हम लोगों को उनके जमीन से प्यार नहीं करने देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है। लोग अपनी अरबिक आइडेंटिटी, अपनी ट्रेडिशनल आइडेंटिटी, पठानी आइडेंटिटी, सिंधी आइडेंटिटी, पंजाबी आइडेंटिटी छोड़ने को तैयार नहीं है किसी भी और आइडेंटिटी के लिए। और इसी इसी नॉलेज की रियलाइजेशन को यूरोप में कहा जाता है रेनेसा। रोमन अंपायर को तोड़ करके, उसके बाद ओटोमन अंपायर को तोड़ करके, ऑस्ट्रो हंगरियन अंपायर को तोड़ के उन्होंने क्या बनाया? नेशन स्टेट। और नेशन स्टेट क्या है? वही जिसको अलामा साहब कह रहे हैं कि इन ताजा खुदाओं में ये वतन सबसे बड़ा खुदा है। वो मेरे ख्याल से उनकी अंडरस्टैंडिंग फिलोसॉफिकली गलत है और इवन फैक्चुअली भी इनएक्यूरेट है। मजहब सबसे नया खुदा था, उसके पहले सारे खुदा जो थे वो लोकल होते थे, मकामी होते थे, लोग अपनी धरतियों की पूजा करते थे। उनके जो खान पान थे, भाषा थी, उनके रहने का स्टाइल था, सब ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस में। आप पहाड़ी पे रहते हो तो आप पहाड़ के हिसाब से बन गए थे, पहाड़ों को खुश करने वाले देवता थे, आपकी कल कपड़े लिबास पहाड़ी के हिसाब से, समुद्र के हिसाब से वो थे। तो एक आइडियोलॉजिकल जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, वो एक रीजन इन दोनों कंट्रीज में डिस्टर्ट होने का, और इंडिया उसका बहुत बड़ा ब्रंट किया। तो मैं इसको अब ऐसे ही कहना चाहूंगा टू सम इट अप कि देयर इज नाउ अ रियलाइजेशन इन इंडिया कि अगर आप अंदर ही मार खाते रहोगे, सो यू विल गो नोवेयर। तो एक तरीका ये कि अब आप बाहर निकलो, थोड़ी बहुत टारगेटेड असैसिनेशन करो, बट आई वुड से वन थिंग, मैं इसको इंकरेजमेंट नहीं देता। ये स्लिपरी स्लोप है, ठीक है ना? ये ठीक है, पाकिस्तान अगर नहीं समझ रहा है या चाइना नहीं समझ रहा है तो यू कैन टेक इट आउट, बट आप इसको स्टेट पॉलिसी नहीं बना सकते। उसका रीजन ये है कि दिस विल क्रिएट अ बैड प्रेसिडेंट। फिर इसमें कुछ ऐसी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, ठीक बिल्कुल। है ना? बिकॉज आपको कल्टिवेट ऐसे लोग करने लगेंगे जिनका बिजनेस है खून करना, जिनकी मोरालिटी है जान लेना, उनका उनका जो खुदा है वो पैसा है। वो फिर आपके लिए काम कर रहे हैं, कल वो किसके लिए काम करेंगे, यू बिल्कुल। नेवर नो। तो इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि स्टेट उन फोर्सेस के थ्रू काम करे जो उसके कंप्लीट कंट्रोल में हो। कंप्लीट कंट्रोल का मतलब ये समझ लीजिए कि जब इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था 26/11, तो हमारे एयरफोर्स के चीफ साहब मनमोहन सिंह के पास पहुंचे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री साहब से कहा कि हमें ऑर्डर दीजिए, हमें पता है ये पाकिस्तान से आया एंड वी आर गोइंग टू सेटल आवर स्कोर। जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप नहीं जाएंगे। वो गुस्से में रह गए, मगर उनके पास सारे जो समझ लीजिए हवाई जहाज थे, लड़ाकू विमान थे, जिनको आप तैयारे कहते हैं, जी। लेकिन उन्होंने उपयोग नहीं किया। चाबी उनके पास थी, मगर उस चाबी को घुमाने का पावर प्रधानमंत्री के पास था। बेशक। इसको कहते हैं कंट्रोल। तो बिल्कुल। जब तक आप ऐसा कंट्रोल न पाले अब उन फोर्सेस के साथ, आप कभी भी इन्वॉल्व ना हो। पाकिस्तान ने यही गलती करी, वो ऐसे फोर्सेस के साथ इन्वॉल्व हो एग्जैक्टली। गया जो उनके यस। कंट्रोल से बाहर हो गए। एंड बिल्कुल दैट ऐसा ही। मिस्टेक वी शुड नॉट कमिट। जी। एब्सोल्युटली राइट। और उसका हमें वो अफ़गानिस्तान की सूरत में हो या कश्मीर जिहाद के सूरत में हो, हमें दोनों में अच्छा खासा नुकसान हुआ। कश्मीर जिहाद का अगर डायरेक्टली हमें नुकसान नहीं हुआ तो एफएटीएफ और ये चीज़ें जब हमारे साथ हुई तो इंटरनेशनली हमें उस पे बड़ी सुक्की हुई। ठीक है, जो फाइनेंशियली नुकसान हुआ वो तो था, लेकिन ये भी एक वजह थी कि भाई क्यों हुआ है, ये भी तो रीजंस लोग जानते थे और वहां पे दिए जाते थे कि इस वजह से हमने आपको ग्रे लिस्ट में डाला। सऊदी अरेबिया ने बहुत प्रेशराइज किया पाकिस्तान को, यूएई ने किया कि भाई बस ये वाली कहानी आपकी हम मजीद नहीं सुनेंगे और ना इसके साथ हम आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। और फिर पाकिस्तान को रिवर्स लगाना पड़ा। वो सारी चीजें जो भी है एक अलग बड़ी लंबी बहस है, उस पर नहीं फिलहाल जा रहे। लेकिन अफगानिस्तान की सूरत में दो दफा हम गए, एक 9/11 के बाद और एक सोवियत यूनियन जिस वक्त था उस वक्त, और उसका नुकसान आज तक 2024 में हम उस वक्त थे भी नहीं और आज हम हैं। लेकिन हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं हमारे लिए एक भयानक ख्वाब है। इसीलिए मेरे ख्याल इंडिया ये गलती ना ही करे तो अच्छा, अगर कर भी रहा है तो मेरे ख्याल नहीं करनी चाहिए। और पाकिस्तान उनके बिल्कुल सामने एक खुली किताब है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि इंटरनेशनली वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे लोगों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। वो इलेक्शन आ रहे हो तब, या अगर आप कोई ऐसी चीज आपने बना ली, ऐसा मिसाइल बना लिया, ऐसा जहाज बना लिया, या कोई ऐसा मिशन जिस तरह आपका मार्स मिशन है, आपका मून मिशन है, ये चीजें भी उनके लिए तो बड़ा एक जिसे कहते हैं, क्योंकि वो उनका ही होल्ड था ना। हमारा और आपका तो हम तो सिर्फ देखते थे टीवी पे कि जी फलां चीज यहाँ पे चली गई, फलां चीज। अब वो जब देखते कि अच्छा इंडिया के किसी शहर से ये हुआ, अच्छा इंडियन लोग थे, इंडियन चीज थी, इंडिया ने बनाया, तो सर मेरे ख्याल में पता नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मतलब परेशानी तो होती होगी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
मैं जर्मनी पहुंचा कोरोना के बाद, जो ब्रेक आया, जब अलाउ हो गई जी, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, कुछ लिमिटेड लोगों को, अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हो, ऐसे करके कुछ लोगों को अलाउ किया। मैं पहुंचा था जर्मनी उसी में। तो जब मैं जर्मनी में अपने हॉस्टल में पहुंचा, जो इस यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था, तो वहां पे वो था, क्या नाम है, केयर टेकर, वो मेरे पास आया और उसने बोला, आपने कौन सी वैक्सीन लगाई? मैंने कहा, मैंने ये वैक्सीन लगाई जो इंडिया में बनाई गई है। उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि 2 ही कंट्रीज में वैक्सीन डेवलप हुई है, अमेरिका और इंडिया, और जी, इंडिया और यूके ने मिलकर बनाया था, मगर बनाते आप हैं। जर्मनी ने अटेम्प्ट की थी वैक्सीन बनाने का, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। So there was a sense of appreciation. I could feel वो आदमी ये एक्सेप्ट करने में उसको बड़ी दर्द हो रही थी कि हम जर्मन है, हम नहीं बना पाए, मगर इंडियंस ने ये कर लिया। तो बिल्कुल। ऑफ कोर्स वो आपको ना उनकी आंखों में चेंज दिखता है, एक उनके ट्रीटमेंट में चेंज दिखता है, अगर आप इंडियन हो तो। मतलब मैं बताऊं, मैं बैंक में ना गया था, डॉइचे बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए। तो जब मैं तो बहुत हाई लेवल की बैंकिंग फैसिलिटी यहाँ पे, चूंकि आईटी इतना डेवलप कर चुका है कि आप सब कुछ आईटी से कर लेते हो। बैंकिंग का मतलब है कि फोन बिल्कुल, हमारे यहाँ। बिल्कुल तो सही मैं कहा। गया डॉइच बैंक में, मैंने उनसे वो फीचर्स मांगे जो मैं इंडिया में एंजॉय कर रहा था। वो हैरान हो गया डॉइच बैंक वाला, उसने कहा ये तो फीचर हमारे यहाँ नहीं है। तो ओह इंस्टेड ऑफ माय ये गॉड! कहने के लिए कि ये फीचर हमारे पास नहीं है, वो एक स्पेशल लेडी को भेजा उन्होंने। तो फिर वो आई, बोली कि नो, वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ प्राइवेसी एंड ये वो। मुझे समझ में आ गया वो कहानियां बता रही है। द फैक्ट ऑफ द मैटर, वो इतने और स्ट्रांग आपकी नहीं। सिक्योरिटी का हम बड़ा ख्याल रखते हैं, इसलिए यही हाँ, वाली चीज़ें हम नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली। ये भी शायद बोला हो। यूरोपियंस अपनी गलती नहीं मानते, और यूरोपियन एक चीज और करते हैं, यदि आप उनकी लाइन टो नहीं करते, वो अगले दिन आपका बैग जो है वो पैक बैग कर पैक देते कर हैं, चल देते जाओ। हैं, बिल्कुल। वो यस, कोई वो भले वो कहें बड़ा टॉलरेंस है, वो नहीं बर्दाश्त करते। एक डिसिडेंट फोर्स नहीं बर्दाश्त करते। आप कीजिए, वो कोई ना कोई बहाना निकालेंगे, आपकी कमियां बताएंगे, आपके हाथ में टिकट पकड़ाएंगे, कहे भाई तू निकल ले। ठीक है ना? तो वो अगर आपको बुलाते हैं, तो फिर वो आपको एहसास दिलाते हैं कि तुम हमारी टेरिटरी पे हो, हमारी तरह सोचो, हमारी तरह बनो। यदि तुम नहीं कर रहे हो, तो फिर तुमको दे वेरी पोलाइटली। अब उनका रेसिज्म वो वाला नहीं रह गया है कि वो हिटलर की तरह आपको गैस चैम्बर में डाल देंगे। बहुत जी, बिल्कुल, पोलाइटली काम हो जाएगा आपका। बेशक। आप थैंक यू करते रहेंगे, और वो आपका काम करके निकल चुके होंगे। ठीक है ना? दिस इज अ न्यू वे ऑफ यू आर फंक्शनिंग राइट। इन यूरोप। बट ठीक है, उनके सामने भी उनकी वो रियलिटी आती है। तो बात यही है कि वेस्ट को बिल्कुल दर्द होता है, वेस्ट कैन नॉट टॉलरेट दिस। और मगर जो वेस्ट के कुछ समझदार लोग हैं, उनमें बिल गेट्स जैसे लोग हैं, जो विजन बिल्कुल, देख सकते हैं, जो रेसिस्ट नहीं है। वो आप सोचिए, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है बिल गेट्स, वो मोदी के लिए बैट कर रहा है, खुलेआम बैट कर रहा है। जो नहीं समझ बिल्कुल, पा रहा है वो मूर्ख है। मतलब पहले उसने डॉली चाय वाले को पकड़ा, भाई तुम चाय पीने क्यों आए? तुम जाकर के किसी आईटी सेंटर में जाके छोटे से बच्चे से बात कर सकते थे, मगर तुमने टपरी चुनी, टपरी पे चाय वाले को चुना और बोला 1 चाय प्लीज। अब अगर ये मैसेज नहीं जा रहा है, ये मैसेज वो पढ़े और उसके लिखे बाद यूथ। मोदी जी को इंटरव्यू भी तो किया ना उन्होंने। हाँ, मैं वो उसकी बात की बात कर रहा हूँ। अगर कोई जी, पढ़ा लिखा यूथ है, 20-21 साल का, इंजीनियरिंग कॉलेज में है, ये है, वो बिल गेट्स को अपना खुदा समझता है, भगवान समझते हैं। इंडिया में बिल्कुल तो सही कह रहे ये हैं, है बिल बिल्कुल गेट्स सही का कह रहे हैं। स्टेटस। तो वो बिल गेट्स आके कह रहे कि हम मोदी जी के 1 चाय प्लीज, और उसके बाद अगले 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा मोदी जी के साथ 45 मिनट का इंटरव्यू आ रहा है। दैट इज बिल्कुल सही। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और दोनों एकदम पता नहीं कौन कौन सी टॉपिक पे बात कर रहे हो। इंडिया की बात हो रही है वहां पे, कि हमने बिल्कुल, ये किया, हमने वैक्सीन बना दिया, हमने गांव में मैनेजमेंट कर दिया। ये बात बिल गेट्स को क्या लेना देना इससे? बट द मैन बेशक, इज इन लव। वो उसको पता है कि अगर मोदी इस जगह से निकला, तो वो इस पूरे रीजन के लिए एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट लाएगा। तो उन्होंने हुँ, अपना बिल, अगर आपको सोरोस मिलते हैं जो कि एंटी इंडिया बात करते हैं, आपको अगर गार्डियन मिलता है जो एंटी इंडिया बात करता है, वॉशिंगटन पोस्ट मिलता है जो एंटी इंडिया बात करता है, तो आपको बिल गेट्स भी मिलते हैं, जो इन्होंने अभी, वो सत्या नडेला साहब उनके सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और उन्होंने जो उनका दूसरा डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी अभी एक इंडियन को सीईओ नियुक्त किया है, क्या नाम है ये। So there are both kind of inimical forces and forces which wants India to shine and flourish. बहुत तरीके के वो हैं, दोनों तरीके के लोग हैं, जो इंडियन टैलेंट्स को चांस भी देते हैं, और उस तरीके के भी लोग हैं जो इंडियन टैलेंट को कहते हैं चल भैया निकल ले यहाँ से। तो इट्स अ मिक्स बैग। आपको कौन मिल जाए आप नहीं जानते। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा आखिर में बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने निज्जर और बाकी लोगों की भी बात की है कि जी ऐसा हुआ, और उसके ऊपर फिर हमने भी मैथ्यू मिलर जो स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी कहा कि जी हमने इंडिया को कहा हुआ है कि आप इसके ऊपर एक क्लियर कट जो
इन्वेस्टिगेशन है वो आप करें और हम इसके ऊपर फोकस्ड किए हुए हैं। तो ये चीज़ें क्योंकि इलेक्शन के दौरान बहुत सारी चीज़ों का एक असर होता है। अगर आपके डोमेस्टिकली नहीं होता तो ग्लोबली ज़रूर होता है। लोग ये देखते हैं कि यार अगर ऐसा हो रहा है जिस तरह आपने बात की कि भई इंडिया अगर ऐसा कर भी रहा होता है तो उसका नुकसान होगा लॉन्ग टर्म पे शायद जाके। जो पाकिस्तान की आपने एग्ज़ाम्पल दी और बिल्कुल आपने सही दी। तो ये चीज़ें भी तो वहाँ पे हो रही है, तो ये एक मतलब प्रेशर हो सकता है इंडिया के ऊपर या मोदी जी के ऊपर? हाँ, नहीं बिल्कुल देखिए मैं ये बात कह दूँ थोड़ा ताकि दर्शक तो जिसको पाकिस्तानी केस से इंडियन केस को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि जी, पाकिस्तान ने एज़ अ पॉलिसी अपने ही लोगों को टेररिज्म में डाला, जी, जिहाद बढ़ाया। इंडिया राइट, ये नहीं कर रहा है, इंडिया ओके, जाके बाहर पैसा दे रहा है। तो देयर इज़ अ वैल्यू डिफरेंस कंपेरेबल नहीं है। राइट, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालाँकि ओके, रियल पॉलिटिक है, लोग कहेंगे होना चाहिए बट ना हो तो बेहतर है क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट से लोगों को कन्विंस करें और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्थिति आई है वो पाकिस्तान का अपना करनी है। पाकिस्तान अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा तो वो सच्चाई उनके सामने आने वाले 10-15 साल में होगा कि सिचुएशन विल गो आउट ऑफ द हैंड। फिर पाकिस्तानी बिल्कुल, लोग ही पाकिस्तानी से वो राइट, पाकिस्तान के जो जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया और हमको आज ये कहाँ ले आके तुम पहुंचा दी हो क्योंकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होंगी। और मैं इंडिया से इसलिए ये कहता हूँ कि ठीक है वी हैव अटैक्ड, हम मैचो बनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी दुश्मनों को हम घर में घुस के मारें। हुँ, मगर एक जो इंडिया की आज के इस डेट में जो जैसे मोदी जी ने कहा था पुतिन साहब को कि भाई ये युद्ध का जमाना नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये बात जो मोदी जी ने कही और दुनिया उस तरफ बढ़ रही है। धीरे-धीरे बढ़ रही है। देखिए 2 आसार है, या तो बड़ा युद्ध होगा कि भैया एकदम कोई एक ऐसा फोर्स है जो समझना नहीं चाह रहा। लेकिन जो मेरी समझ है, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब की जब मैं एक्शंस देखता हूँ, तो बिल्कुल, मैं बड़ा पुरसुकून हो जाता हूँ। फिर मुझे ना बड़ा रिलैक्स होता है कि देखिए अगर दुनिया वर्सेस इस्लाम की लड़ाई होनी थी तो वो अब नहीं होगी क्योंकि एट लीस्ट मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अपने पैर जो है वो गाड़ दिए हैं कि हम रेनेसां ला हुँ, के रहेंगे। बिल्कुल, जहाँ तक ईरान की बात है उनकी डिस्पेंसेशन एंटी इज़राइल हो सकती है, एंटी वर्ल्ड नहीं हो सकती। बिल्कुल क्योंकि सही मैं कह रहे हैं। अभी एक इजिप्शियन जो था उसने एक अपना वीडियो रिलीज़ किया है कि वो ईरान में गया था रोज़े ये के दौरान में उसने कहा कि यहाँ रोज़ा ही नहीं लग रहा है, सब लोग दुकानें खुली हैं, खाना खाने को बड़ा हैरान हो गया कि ईरान सही, में ये क्या हो रहा है? उसने ये वीडियो रिलीज़ किया, अभी आप ओके, अगर नहीं देखे हो तो देखिएगा, बड़ा पॉपुलर हुआ, सही, ही वाज़ क्रिटिसाइजिंग। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि दुनिया को मोहम्मद बिन सलमान जैसे लोग भी हैं एंड आई थिंक ही इज़ द फेस ऑफ इस्लाम राइट नाउ, मोहम्मद बिन सलमान साहब। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन जो दुनिया ने उनसे छीन लिया है, अरबों से उनका अरब ही बेचारे परेशान हैं। पहले तुर्कों ने छीन लिया, फिर इंडियंस ने छीन लिया, अब उनको ही बता रहे हो कि तुमको कैसे चलना है यार, वो हद हो गई है। हुँ, आप वो अब दुनिया से कह रहे भैया हमको हमारी चीज वापस दे दो, तुमने जो करना है तुम करो, वो तुम्हारी है। अरब कैसे चलेगा, ये मोहम्मद बिन सलमान। आज अभी कल देखिए कोई बड़ा टेररिस्ट था जो सऊदी अरेबिया भाग गया था इंडिया से, कुछ टेररिज्म करके उसको सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिया इंडिया की, ये आप लेके जाइए। हुँ, वो धड़ाधड़ हैंड ओवर करे, उन्होंने कहा कोई नोट, पहले एक समय था कि आप भाग जाते थे यूएई और सऊदी अरेबिया और वो उसको टॉलरेट करते थे, बट नाउ दे हैव स्टॉप्ड। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि आने वाले समय में सऊदिया की जो इकोनॉमिक्स है वो अब तेल से नहीं चल पाएगी, दे हैव टू डाइवर्सिफाई। तो पॉइंट ये है कि ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये वो आर्टिकल था जो आप कह रहे थे, जो वो बिल्कुल, गार्जियन वाला, तो मैंने शेयर कर दिया। सो बॉटम लाइन यही है कि आई सी की दुनिया में जो है नेता जो हैं अभी आज के डेट में, फॉर्चुनेटली वी हैव गुड पीपल। फखर भाई, हुँ, दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है ना? तो आई होप कि वो जो गुड थिंग है वो चलता रहे। और इसी में आप ये देखें, ये जो गार्डियन का जो आर्टिकल है, ये आपके दोनों सोर्सेज को कोट कर रहे हैं। जैसे एग्ज़ैक्टली। ये अगर आप कहेंगे तो मैं पाकिस्तानी सोर्सेज को हाँ, बिल्कुल मैंने इसको बिल्कुल उसमें बिल्कुल इसका सेकंड पैराग्राफ में जो मैं पढ़ रहा था तो उसमें सेकंड पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें दी गई हैं उस हवाले जी, से। जी, ये काफ़ी लंबा आर्टिकल है, बिल्कुल, मगर उन्होंने बड़े उसके साथ खुलासा किया कि उन्होंने जिहादियों को भी मारा है, खालिस्तानियों को भी मारा है पाकिस्तान में जाके। तो ठीक है, ऐसे फोर्सेस को अगर बेहतर ये है कि पाकिस्तान कंट्रोल करे और इनको ना जगह दें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है कि अब पाकिस्तान बिल्कुल, अपना जो फेस मोहम्मद बिन सलमान साहब इस्लाम का
अगर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं या मोहम्मद बिन जायद साहब प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, आप अगर उसका उल्टा फेस करेंगे प्रस्तुत, तो फिर आप इस्लाम की सेवा तो नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज कि जो इस्लाम के जनक हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मंदिर बनाओ, और आपके यहाँ पे अगर लोग ये कहेंगे कि वो गलत लोग हैं और उनके ऊपर अजाब आएगा, उनके ऊपर ये होगा, तो फिर आप जो है अरबों के साथ फिर नहीं सिंक्रोनाइज हो पाएंगे, क्योंकि अरब अब आगे बढ़ चुके हैं एंड दे हैव बिल्कुल, डिसाइडेड कि हमें आगे बढ़ना। भाई आप यूएई तो गई है ना, बिल्कुल। जरा यूएई का माहौल कहीं लगता है पाकिस्तान के लोग अगर यूएई जाए तो वो हैरान हो जाएंगे कि अरबों में क्या हो रहा है यार। ऐसा ही है, तो वो वहां ऐसा पे ही है। लड़कियां छोटे कपड़ों में फिर रही हैं, उनको कोई बिल्कुल ऑब्जेक्शन है, नहीं है, वहां पे पूरा फ्रीडम है, वहां पे आप जाकर के इंडियन जो है वो हिंदू जो है बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए हाँ, हैं, बड़ी बिल्कुल। बड़ी वो कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, वहां अब अरबों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एग्ज़ैक्टली, आपकी आपकी समस्या हो गई है। तो बॉटम लाइन हम ये कहें कि अगर पाकिस्तान नहीं मॉडर्नाइज हुआ तो पाकिस्तान फिर सिर्फ आइसोलेटेड नहीं होगा, पाकिस्तान विल बी, जिसे कहते हैं तन्हाई जेल, एक तरीके बिल्कुल, के लोनलीनेस में आ जाएंगे, बिकॉज लोग आपको समझने वाले नहीं होंगे। आप अरबों को भी गाली दे रहे होगे, आप अफगानों को भी गाली दे रहे होगे, बिकॉज आप कितनी बार कहोगे कि ये ताजा खुदाओं में सबसे नया खुदा वतन है। भाई अल्टीमेटली सारी दुनिया वतन की बात कर रही है। अरब जब कहता है उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना के दिखाया, यूनाइटेड एग्ज़ैक्टली, मुस्लिम एमिरेट नहीं बनाया बिल्कुल, उसने। तो ये जब बिल्कुल तक ऐसा ही है। अरब अपने आप को ये कहता रहेगा हम अरबी हैं, तो वो ये कहता है कि ताजा खुदा अरब, ये वतन नहीं है, ताजा खुदा ये बात के खुदा हुँ, आए। वतन बिल्कुल ठीक, दुनिया का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट खुदा है जो कंटिन्यूअसली ले रहा है। लोग अपनी जमीन बिल्कुल, की आइडेंटिटी नहीं छोड़ना चाहते। सो पाकिस्तान को भी अपनी जमीन से जुड़ना पड़ेगा, और जिस दिन वो जुड़ गए, वो समझ लीजिए पाकिस्तान में तरक्की की और जिसे कह लीजिए खुशियों की बहार आ जाएगी। क्योंकि तब बिल्कुल आप ऐसा ये ही है। फोकस करोगे कि हमारे बच्चे को हमें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उसको दुश्मनी के लिए आपको कोई वो नहीं पढ़ाने हैं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं देनी है, उसका लैंग्वेज आपको कोई स्पेशल क्लीन नहीं क्रिएट नहीं करना है। सो बॉटम लाइन क्या है कि आप एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स पैदा करोगे, बिल्कुल ठीक। वरना फकर भाई आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, बच्चे आपके अनस्किल्ड हैं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और स्किल्ड करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है क्योंकि दुनिया भर को पूरी दुनिया जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसमें चीन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, लेकिन जिनके लोग स्किल्ड हैं, तो उनको बहुत अच्छी पोज़ीशंस मिल रही है और वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं उसकी वजह से और बड़ी रिस्पेक्ट भी दी जाती है। वो अरब दुनिया में आप चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ या किसी और दुनिया के कोने में चले जाएँ, लेकिन जब अनस्किल्ड लोग जाते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है, वो छोटी-मोटी जॉब्स करते हैं और वो फिर परेशान भी होते हैं, उनकी तनख्वाहें या उनके पैसे कम दिए जाते हैं अगर आप स्किल्ड हैं उनके मुकाबले में। तो ख़ैर एनीवे ये चीज़ करनी पड़ेगी, सिर्फ़ डिग्रियाँ देकर और यूनिवर्सिटीज़ में आप सोशल साइंसेज़ पढ़ाकर और कहेंगे कि जी हमारी लिटरेसी ये है, तो मेरा ख़्याल ये कोई चेंज नहीं है और ना इससे कोई चेंज आ सकता है। किसी मुल्क में भी नहीं आएगा, तो पाकिस्तान में क्या आएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और स्किल्ड लोगों की। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को स्किल्ड किया जाए, उनको हुनर सिखाया जाए, कोई भी हो, लेकिन वो कहीं न कहीं जाकर वो एडजस्ट हो जाएगा और वो आगे बढ़ेगा और उसके साथ अगर उसकी तालीम है, वो एजुकेटेड है, तो फिर ज़्यादा फ़ायदा सोसाइटी को या दुनिया को पहुँचा सकता है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। बाय। थैंक यू वेरी मच।